स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खम्मागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की कहानी एक ऐसे जगह के बारे में जिसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा। यह अद्भुत, यह अविश्वसनीय, यह अकल्पनीय, वो गांव जहां पे हर कदम पर माया है और जिसके हर कोने में जादू की छाया है। जी हाँ, मेरे हिसाब से आप लोग इस गांव का नाम समझ चुके होंगे। गांव का नाम है मायोंग और मैं आपके सामने लेकर आया हूं मायोंग से जुड़ी हुई एक लव स्टोरी जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई है। क्या हुआ ऐसा जानते हैं इस अनोखी कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वरना जैसा स्टोरी के अंदर होने वाला है मुझे लगता है मुझे मायोंग जाना पड़ेगा और वहां से फिर मैं एक ऐसी शक्ति लेकर आऊंगा जो आप लोगों को सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देगी। आई होप मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका और हमारा प्यार ही एक दूसरे को बांधे रख सकता है और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रीच मिलेगी तो मोटिवेशन मिलेगा और हम लोगों को भी एल्गोरिथम में ऊपर आने का चांस मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पास भी कोई सही रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई पैरानॉर्मल स्टोरी है तो आप हमसे हमारी इन दी गई आईडीज पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रिटन फॉर्म में या फिर वॉइस मैसेज की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ूं उससे पहले भी आप में से कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पिछले कई सालों में पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो आई नीड योर हेल्प फॉर सम प्रोजेक्ट समथिंग। सो जो भी बच्चे अभी IITs NITs में हैं, वहां से पास आउट हो चुके हैं और वो मुझसे किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड थे, तो आप मेरी इस दी गई आईडी के ऊपर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जीमेल आईडी के ऊपर आप मुझे मेल करें, तब हम लोग वहां पर अपने डिस्कशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहानी मेरे साथ शेयर की अरबाज ने, जो कि हैलाकंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आसाम के। और ये जो भी इंसिडेंट हुए थे वो उनके मामा के साथ हुए थे सन 2000 में। अरबाज के मामा मोहसिन पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज थे और पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ वो अपीयरेंस के अंदर भी बहुत ही सुंदर था। बिल्कुल लंबा चौड़ा कद, पठानी अंदाज, एक सुंदर शार्प फीचर्स वाला चेहरा और आंखों में डॉक्टर बनने का सपना। सभी लोग मोहसिन को बहुत पसंद किया करते थे और उसने अपने डॉक्टर बनने का सपना जो था वो उसको पूरा भी कर रहा था, क्योंकि उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया था और सिलचर के एक मेडिकल कॉलेज में वो अपना MBBS कर रहा था। कॉलेज में जाते ही मोहसिन की दोस्ती बहुत सारे लोगों से हुई। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर था और कई लड़कियां मोहसिन के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन मोहसिन का जितना भी ध्यान था वो था सिर्फ एक लड़की पर, जिसका नाम था अपर्णा दास। अपर्णा ओरिजिनली तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके पिताजी आसाम में ही रह रहे थे और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। जितना सुंदर मोहसिन दिखता था ठीक उतनी ही सुंदर अपर्णा भी थी। बड़ी बड़ी उसकी हिरनी जैसे आंखें थी और ऐसा लगता है दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत हुई, इनमें नजदीकियां बढ़ी, इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और कुछ ही समय के अंदर इनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जैसा कि इन दोनों के नाम हैं, आप समझ गए होंगे, चाहे ये कितना भी चाह ले, चाहे लाख कोशिश कर ले, इन दोनों का एक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पूरे कॉलेज को पता था कि मोहसिन और अपर्णा रिलेशनशिप में है, लेकिन ये समय और ये समाज दोनों ही इस चीज को इजाजत नहीं दे रहे थे कि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का रिलेशनशिप के अंदर हो और इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। इनके कई दोस्त थे जो इनको समझाते भी थे, कई दोस्त इनको सपोर्ट करते थे और कुछ लोग थे जो इनको ताने कसते थे कि इनका रिश्ता कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे तैसे इन सब लोगों से लड़के इन लोगों ने अपना MBBS कंप्लीट किया और उसके बाद अब इनके अलग होने की बारी आई, क्योंकि MBBS कंप्लीट करने के बाद दोनों को आगे अपनी अपनी पढ़ाई करनी थी। तब जाके डिसाइड हुआ कि अब तो कैसे ना कैसे करके अपने घर वालों को बताना ही पड़ेगा और उन्हें हमारी शादी के लिए तैयार करना होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क तो छुपाए नहीं छुपता है। ये लोग अपने घर में बता पाते उससे पहले ही उड़ती उड़ती ये खबर अपर्णा के फादर के पास पहुंच गई। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब पहले से ही एक तो इनके प्रॉब्लम थी कि हिंदू मुस्लिम लड़का, मुस्लिम हिंदू लड़की, इनके रिलेशन को वैसे ही
बहुत मुश्किल से ये लोग यहाँ पहुंचे थे और आगे बढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और वहीं अपर्णा के जो पिताजी थे वो थे बजरंग दल से जुड़े हुए एक नेता। एक दिन उनका ही एक जो आप बोल सकते हो जो सपोर्टर होता है या कार्यकर्ता जिसको आप बोलते हो, वो कार्यकर्ता इनके पास पहुंचता है और जाकर बोलता है कि साहब ऐसे ऐसे ना आपकी बेटी का एक लड़के से चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही वो आग बगल जाता था, दिमाग खराब है, उसको गाली देते बहुत ज्यादा और उसको मारने पर उतारू जाते हैं। लेकिन जब ये सब चल रहा था तो बाकी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बोलते हैं कि साहब इसके ऊपर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। आपने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसे इतना तो सिखाकर भेजते कि उसे किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जब दल के नेताओं के बच्चे ऐसे काम करेंगे तो फिर बाकी लोगों पर और समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप खुद सोच कर देखिए। इस बात से उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहां से आग बगला होकर घर पर निकले। घर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने घर पर बहुत कलेश किया, अपनी बीवी को बहुत बातें सुनाई कि तुम लड़की का ध्यान नहीं रख सकते, तुमको पता ये सब चल रहा है। वो भी शॉक थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट कंट्रोल किया और उन्होंने अपर्णा के घर लौटने का वेट किया, क्योंकि उनको पता था कि उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया, वो घर आने ही वाली है। अगर उन्होंने फोन कर दिया तो हो सकता है कि वो उस लड़के के साथ मिलकर कोई गलत कदम उठा ले, और इस तरह से वो शांत रहे जब तक कि अपर्णा अपने घर नहीं पहुंच गई। करीबन 1 महीने बाद कॉलेज खत्म करके जब अपर्णा अपने घर पे पहुंची और घर पे पहुंचने के बाद उसके पिताजी ने उससे बात की, और जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, उसका मोहसिन के साथ रिलेशनशिप है, उसके बाद घर में तांडव शुरू हुआ। उसके पिताजी ने और उसकी मदर ने उसको बहुत डांटा, उसको मारा और उसके बाद उसको घर में बंद कर दिया। कई दिनों तक अपर्णा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई, ना वो मोहसिन को कुछ बता पाई। उधर मोहसिन भी परेशान था, ना वो फोन करती थी, ना कुछ था। लेकिन अल्टीमेटली अपर्णा ने हाथ पैर जोड़कर कैसे करके अपने घर वालों को मनाया कि एक बार उसे कॉलेज वापस जाने दो, उसे बहुत अर्जेंट काम है, कुछ भी उसने बताया, बहाना बनाया। तब उन्होंने उसको जाने दिया। वहाँ पहुंचकर वो मोहसिन से मिलती है और उससे कहती है कि मेरे घर वालों को सब कुछ पता लग चुका है और मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले तुम्हारी और मेरी शादी कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, कमरों के अंदर बंद रखा है पूरे टाइम पर, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मैं तुमसे कोई रिश्ता रखूंगी तो वो तुमको जान से मार देंगे। इधर मोहसिन ने भी अपने घर वालों को सारी बात बता दी थी। उसके घर वालों ने उसके साथ मारपीट तो नहीं की, पर उन्होंने भी साफ साफ कह दिया था कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, ये शादी नहीं हो सकती है। समझदारी इसी बात में है कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और हमारी सबकी भलाई है। लेकिन इन दोनों का प्यार, इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि ये सब सुनने देखने के बाद भी इन दोनों ने डिसाइड किया कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो ना माने, हम दोनों मिलकर लिव इन में रह लेंगे, चाहे हमारे घर वालों को हमारा रिश्ता स्वीकार हो या फिर ना हो। आपको कहीं ये लग रहा हो कि ये वो पुणे वाली स्टोरी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट इंसिडेंट जो यहाँ पर हुआ था, और अभी जो 1-2 साल पहले पुणे वाला इंसिडेंट हुआ था उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ही कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उन्होंने डिसाइड किया, अपर्णा और मोहसिन दोनों एक साथ लिव इन के अंदर रहने लगे। ये बात जब अपर्णा के फादर को पता लगी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने गुंडे भेजे मोहसिन को मारने पीटने के लिए, लेकिन वो उसको धमका कर, पहली बार धमका कर आ गए। उसके घर पे भी छोटे मोटे हमले करवाए, लेकिन मोहसिन बिल्कुल अडिग था और वो अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। उसने भी, उसके भी अपने दोस्त थे, वो उनको अपने साथ लेकर गया। मतलब जब भी ऐसा कुछ हुआ तो उसने बराबर उनका सामना किया। और जब उसके पिताजी को लग गया कि सिर्फ ये बल प्रयोग से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो चीजें और बिगाड़ देंगे, तो फिर उन्होंने ढूंढा एक दूसरा रास्ता, एक मायावी रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसका अंजाम क्या हो सकता है वो उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं। अपनी बेटी को बहुत बार समझाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जब उन्हें लग गया कि कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, ये उस लड़के को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो पहुंचे काले जादू की कैपिटल मायोंग में, और वहां पर उन्होंने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उनका प्लान था कि काला जादू करके वो अपर्णा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और उसके बाद वो मोहसिन को अपर्णा से दूर कर देंगे। जब उनकी बेटी उनके घर पे वापस आ जाएगी, फिर वो उसको समझा बुझाकर उसकी शादी कर देंगे और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहां जाकर वो उस तांत्रिक से कहे कि बाबा, मेरी एक बेटी है, उसका चक्कर जो है एक मुसलमान लड़के से चल रहा है और मैं बल प्रयोग कर चुका हूँ, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन वो उसके प्यार में अंधी हो चुकी है और वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी को वहां से आजाद करवाओ। तो
तो तांत्रिक बोलता है चिंता मत कर, ये सब प्यार वार का भूत उतर जाएगा, बस तू एक बार अपनी बेटी को अपने घर पे बुला ले और मेरे साथ पूजा में सम्मिलित करवा ले, उसके बाद जो तू कहेगा वही वो लड़की करेगी। उस तांत्रिक से डील करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद वापस अपने घर पर आते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे तो अपर्णा वापस घर पे आने वाले नहीं है। अच्छे जो लिव इन में रह रहे थे, दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे थे अपना अपना, तो इन्होंने एक प्लान बनाया। अपर्णा की मम्मी ने अपर्णा को कॉल किया और कहा कि बेटा तू तो हमें भूल ही गई है, परिवार तो तुझे बिल्कुल याद ही नहीं है, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है कि हम इस लायक भी नहीं कि तू हमें एक फ़ोन कर सके। मुझे पता है कि तू हमसे नाराज़ है, तेरे पापा से नाराज़ है, लेकिन तू एक बार लौट कर घर पे आ बेटा। अब तू हमारी इकलौती बेटी है, अपने बेटे अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए तो माता पिता कुछ भी कर देते हैं। तुझे जो पसंद है हम वो करेंगे बेटा। तू उस लड़के से शादी करना चाहती है, हम तेरी से शादी करवा देंगे, लेकिन तू एक बार हमसे आके तो मिल। उनकी बात सुनकर अपर्णा बहुत खुश हुई। वो बोलती कि मम्मी क्या सच में आप मेरी शादी करवा दोगे, क्या आप मान रहे हो? तो मम्मी बोलती हाँ बेटा, अब तेरी खुशी में हमारी खुशी है, हम अगर नहीं भी मानेंगे तो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, तो उससे भी हमें क्या फ़ायदा। तो घर लौटा बेटा, हमसे आके मिल, हम तुझसे सारी बात करेंगे और हम तेरी शादी के लिए तैयार हैं। उसने फ़ोन कट किया और वो भागते हुए मोहसिन के पास पहुंचे, उसको गले लगा लिया और बोलते कि हमारी आधी जीत हो गई है, हम जीत गए हैं, मेरे मम्मी पापा शादी के लिए तैयार हो गए। मोहसिन ने जब ये सुना तो वो भी बहुत खुश हुआ कि चलो आधा काम तो हुआ। और मोहसिन को ये पता था कि वो अपने घर वालों को तो कैसे ना कैसे करके मना ही लेगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था अपर्णा के घर वालों का मानना। इसके बाद अपर्णा अपने घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद अपने मम्मी पापा से बात करती है। वो उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से उसे रखते हैं और उसे बताते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती है, हमसे भी हो गई, तुझसे भी हो गई, लेकिन अब यही है कि जो तू चाहती है हम वही करेंगे। उन्होंने उसको पूरा कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि वो उसकी शादी मोहसिन से करवा देंगे और इसी के नाम पर वो अपर्णा से हर रोज अलग अलग तरह की पूजा करवाते थे, जिसपे वो तांत्रिक पंडित बनकर सम्मिलित होता था। जब सारी पूजाएं खत्म हो गई, उसकी विधि खत्म हो गई, तो उसके बाद तांत्रिक ने इसके पिताजी से कहा कि अब आप इसको उस लड़के के पास वापस भेज दो। उन्होंने पूछा क्या बात कर रहे हो आप, आपने तो कहा था कि उसे भूल जाएगी। बोले जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर दो और इसे कह दो कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब तुम आराम से जाओ, निश्चिंत रहो, तुम दोनों अपना ये पीजी वगैरह कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अपर्णा भी ये सारी बातें मोहसिन से शेयर करना चाहती थी, उसको बता तो रही थी फोन पर, लेकिन मिलके बताने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो वो वहाँ से निकलती है और कॉलेज पहुँचती है, वापस से मोहसिन से मिलती है। कॉलेज मतलब जिनका पीजी हॉस्पिटल था वहाँ पर, वहाँ पहुँच मोहसिन से मिलती है। लेकिन अब अपर्णा थोड़ी बदल सी गई थी। असली खेल तो अब शुरू होने लगा था। मोहसिन जिससे अपर्णा बहुत प्यार करती थी, उससे मिली तो पता नहीं उसके अंदर से क्या लगा, उससे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाई। एक दो दिन में उसने उससे बहुत दूरियां बना ली। जहां वो पहले एक साथ रहा करते थे, अब वो मोहसिन से अलग सोने लगी और वो उसे अपने आप को टच तक नहीं करने देती थी। मोहसिन उसे टच करने की कोशिश भी करता था तो एक झड़ालू बिल्ली की तरह उसके ऊपर दौड़ पड़ती। उसे समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, और उसे लगा कि हो सकता है थोड़ा वो टेंस्ड हो या ऐसा कुछ हो। उससे बात करता तो कोई ना कोई बात पकड़ के वो उसे झगड़ा करना शुरू कर देती। और यही उस तांत्रिक का प्लान था कि उसने वापस से अपर्णा को भेजा था ताकि वो मोहसिन से लड़ाई करे और इनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो कि इनका रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाए और ना ही अपर्णा के परिवार पर इसका नाम आए। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन मोहसिन का टेम्परामेंट लेवल बहुत अच्छा था। वो इतनी आसानी से अपना आपा नहीं खोता था और अपर्णा कुछ भी कहती वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, बस वो उसकी बातों को सुनकर झगड़े को ख़त्म कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन ये दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे थे, वो बहुत कुछ बोले जा रही थी और जैसे ही मोहसिन ने एक बात बोली, पता नहीं अपर्णा को क्या हुआ, उसने पास में पड़ा वो डंडा उठाकर सीधा उसने मोहसिन के सिर पर उसको दे मारा। सिर पे चोट लगते हुए नीचे गिरा, उसके सिर पे डंडे से खून बहने लग गया था, लेकिन साथ साथ वो अपर्णा को देख रहा था। अपर्णा उस डंडे को लेकर उसने अपनी आंखें बाहर निकाली थी, बिल्कुल लाल आंखें गुस्से के अंदर थी, सांसें उसकी बहुत तेज तेज चल रही थी और उसको देखकर मोहसिन को लग रहा था कि इसके अंदर से कोई भूत सवार है, वो मोहसिन को जान से मार देना चाहती है। उसने सिचुएशन को समझते हुए चुपचाप से हाथ जोड़ के अपर्णा के सामने खड़ा हुआ, उसने उसको कूल डाउन किया प्यार से और फिर उसे बिठाया और जाकर उसके पास बैठा और वो अपर्णा को समझाने लगा। तभी उसकी नज़र अपर्णा के कंधे पर पड़ी। उसके कंधे पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से उसके कंधे के ऊपर ऐसे काट कर 4-5 निशान कर दिए हों। उसने अपर्णा से पूछा, ये निशान तुम्हारे कंधे पर कैसे है? अपर्णा ने देखे कंधे पर निशान तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता निशान कहाँ से आए। तो उसने कहा कि थोड़ा इसको नीचे करो देखें। उसने और नीचे किया तो पूरे बाजू तक उसके ऊपर ब्लेड से निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर शरीर को काटा हो।
और अपर्णा को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि निशान उसके शरीर पर कैसे आए थे। वो भागकर फर्स्ट एड किट लेकर आया और जैसे उसने डिटॉल उसके उन निशानों लगाना शुरू किया तो डिटॉल से थोड़ी बहुत जलन तो होती है, लेकिन अपर्णा ऐसे चिल्लाई जैसे उसके ऊपर, उसके घावों के ऊपर किसी ने मिर्ची रगड़ दी हो। उसने बोला रुको रुको, थोड़ी बहुत जलन होगी, थोड़ा पेशेंस रखो। बोलती नहीं, बहुत तेज जलन हो रही है, बहुत तेज चला रही थी और बहुत तेज उसको दर्द हो रहा था। फिर उसने फटाफट से पानी लाके उनको साफ किया, तब जाके उसका दर्द शांत हुआ। और उसके बाद मोहसिन उससे पूछा, लेकिन अपर्णा को कुछ भी याद नहीं था, उसे पता ही था कि निशान कैसे हो रहे हो। बोला कि तुम्हें नहीं पता तो ये निशान अपने आप कैसे हो सकते? बोलती नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सिचुएशन को उसने फिर समझा और अपनी बहन को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। उसकी बहन बोली यार कुछ तो गड़बड़ है, अगर उसे यही नहीं पता निशान कहाँ से हो रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ऊपरी मामला हो, तो चिंता मत कर, मैं वहीं पर पहुंचती हूँ। उसकी बहन उसके एक जान पहचान के मौलवी को लेकर उन्हीं के घर पर पहुंच जाती है। जब तक वो लोग वहां पर पहुंचे, अपर्णा सो चुकी थी। मोहसिन उसको आराम करने के लिए कह दिया था और वो उनका वेट कर रहा था। वहां पर जो मौलवी साहब आए वो अपने साथ एक पवित्र पानी भी लेकर आए थे। वो घर के अंदर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने ऐसे आंख बंद की और फिर पूरे घर के अंदर वो पानी का छिड़काव करना शुरू किया। जब पानी का छिड़काव करे तो वही पानी जब अपर्णा के ऊपर जाके गिरा तो एकदम से गुर्रा कर उठ गई और गुर्रा कर कौन है? और यहाँ पर जो आवाज थी वो अपर्णा की नहीं बल्कि किसी आदमी की थी। अपर्णा को ऐसा करते देख वो घबरा गया और वो मौलवी पास बोलता है ये क्या किया आपने, इसकी आवाज कैसे बदल गई है? तो बोलता है ये मैंने नहीं किया है, ये किसी और का किया हुआ है। इस लड़की के ऊपर किसी ने एक बुरी ताकत को भेज दिया है और उस ताकत ने इसके पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। जो निशान तुम देख रहे हो ये उसी ताकत ने इसके शरीर के ऊपर बनाए हैं। मौलवी साहब की बात सुनकर मोहसिन का माथा ठनका और उसने दिमाग जब लगा, उसने बोला मौलवी साहब से कि मौलवी साहब ऐसा हो सकता है कि जो भी कुछ करवाया इसके फादर ने करवाया, क्योंकि ये जब से घर से आई है तब से बदल गई है। और जब ये घर गई थी तो मुझे बता रही थी कि उसके पापा उससे कई तरह की पूजा करवा रहे हैं। तो मौलवी साहब ने कहा देखो मैं तो इन सब चीज़ों में डील नहीं करता हूँ, लेकिन तुम एक काम करो। उन्होंने एक दरगाह का एड्रेस बताया कि वहाँ दरगाह पे जाओ, वहाँ पर एक बाबा साहब बैठते हैं और वो ही इसे देख कर ही बता सकते हैं कि इसके अंदर ही सब क्या है। जैसा उन्होंने एड्रेस बताया, मोहसिन अपर्णा को लेकर उस दरगाह पर पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद वहां उसे एक बाबा मिले। उन बाबा के पास जाकर उसने सब कुछ उनको बताया तो उन मौलवी साहब ने उसको अपर्णा को थोड़ा सा एक पानी पीने को दिया। जैसे उसने पानी पिया, पानी पीने के थोड़ी देर के बाद अपर्णा वहां पर बैठे बैठे बुरी तरह से कांपने लगी। उसके पूरे शरीर के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। उसे ऐसा करता देख वो बाबा बोलते हैं कि कौन है तू और इसके शरीर के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन उधर से उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस वो कांप रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। कौन है तू बता, एक बार फिर से उन्होंने सवाल किया और फिर से जब अपर्णा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने वो पाक पानी हाथ में निकाला और फिर से उसके ऊपर छींटे मारा। इस बार जैसे उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, अपर्णा एकदम से खड़ी हो गई और खड़ी होकर गले में घुमाकर बोलती है मत करो ऐसा, मुझे जलन हो रही है। ये सब बोल अपर्णा जरूर रही थी लेकिन आवाज जो थी वो किसी आदमी की थी। फिर से एक और बार उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और पूछा बता कौन है तू? तुमने बताया कि मैं बस अपना काम करने आया हूं, मुझे इस लड़के को मारकर इस लड़की को अपने मालिक के पास वापस लेकर जाना है और उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम मेरे बीच में मत आओ वरना तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। ये सारी बात सुनकर मोहसिन को समझ में आ गया था कि इतनी देर से जो भी कुछ चल रहा है उसका कारण ये है। अपर्णा का वो अग्रेसिव बिहेवियर, एकदम से उसका चेंज हो जाना और उससे दूर दूर रहना, सब कुछ मोहसिन को समझ में आ चुका था। उसे ये भी समझ में आ चुका था कि जो भी कुछ करवाया उसके पिताजी ने करवाया है, लेकिन ये किया किसने है, मोहसिन इस चीज को भी जानना चाहता था। मोहसिन उन मौलवी साहब से पूछता है कि आखिर ये सब किया किसने? तो उन्होंने बोला उसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, तुम कल वापस मुझसे मिलने आना और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया कि अगर बीच में कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये लोग वहाँ से अपर्णा को लेकर वापस से घर पहुँचते हैं और उस दिन उसकी सिस्टर और उनके हस्बैंड यानी इसके जीजा जी दोनों इनके ही घर पर रुकते हैं। वहां पहुंचने के बाद मोहसिन डिसाइड करता है कि वो इसके घर पे बात करेगा। वो अपर्णा के घर पे फोन करता है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां से जो न्यूज मिलती है उससे वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वहां से उसे पता लगता है कि अपर्णा के फादर की सोते वक्त मिस्टीरियसली मौत हो चुकी है। फोन कट करके अपनी सिस्टर को ये बात बताता है। जब उसकी सिस्टर को ये बात पता लगती तो वो सोचती कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर से उन मौलवी को फोन करती है जो पहली बार इनके घर पर आए थे और वहाँ फोन जिन्होंने उनको दरगाह जाने के लिए कहा था, उनको फोन करने पर उसको पता लगता है कि उन मौलवी साहब की भी अपने आप ही मौत हो चुकी है। वो कुछ और सोच पाते उससे पहले उनको किसी के हंसने की आवाज होती है। वो घूमकर देखते हैं तो देखते हैं कि सामने
अपर्णा अपने बेड के ऊपर बैठी हुई है, दीवार की तरफ देख रही है और बस वो हंसे जाती है। उसको ऐसा देखकर मोहसिन उसके पास में जाता है, भागकर पूछता है कि अपर्णा क्या हुआ। तभी उसका गला पकड़ लेती है और आदमी की आवाज में बोलती है, मेरे रास्ते में जो कोई आएगा मैं उसे मार दूंगा और तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा। और फिर से वो हंसने लग जाती है। सब लोग पकड़कर अपर्णा का हाथ छुड़ाते हैं और मोहसिन को आज़ाद उससे करते हैं। उससे आज़ाद होने के बाद भी अपर्णा उसको बहुत ही अलग तरीके से देखे जा रही थी और यहाँ पर ये तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वापस से दरगाह चलते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो सबसे सेफ जगह इनको नजर आ रही थी वो सिर्फ वो दरगाह थी जिससे वो अभी लोग लौट कर आए थे। तीनों ने डिसाइड किया कि इसको अभी के भी हम दरगाह लेकर चलते हैं, लेकिन तीनों में से एक के पास भी इतनी ताकत नहीं थी कि बेड पर बैठी अपर्णा को हिला सके। पहले मोहसिन ने कोशिश की, वो उसको टस से मस नहीं कर पाया और मोहसिन को वैसे उसके पास जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो पहले मोहसिन के ऊपर हमला कर चुकी थी। लेकिन फिर भी मोहसिन अपनी अपर्णा से बहुत प्यार करता था। सबसे पहले वो ही गया, उसने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसको हिला तक नहीं पाया। उसके बाद उसकी बहन, उसके जीजा तीनों लग गए। वहां अपर्णा बिल्कुल बैठी है और उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कान है। इमेजिन करके देखें, आपकी पलंग के ऊपर बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है कि लो मुझे यहाँ से तुम हिला कर दिखा दो। जब कुछ भी नहीं चला तो अचानक से मोहसिन की जो सिस्टर थी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने गले में बंधा हुआ ताबीज उठाकर अपर्णा के गले में डाल दिया और जैसे उसने वो ताबीज उसके गले के अंदर डाला, अगले इंस्टेंट पर जैसे अपर्णा के शरीर से जान निकल गई हो और यूं की यूं ही पलंग के ऊपर गिरकर बेहोश हो गई। उसके बाद वो लेकर इसको उस दरगाह पर पहुंचे। वहां पर वही मौलवी साहब इनको मिले, उन्होंने सारी बात बताई कि अभी भी क्या हुआ। उन्होंने बोला ठीक है तुम उसको यहाँ पर लिटाओ। फिर उसके बाद उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में रखा, अपना हाथ एक हाथ उसके सिर के ऊपर रखा और फिर उन्होंने आंख बंद करके करीबन आधे घंटे तक वो एक ध्यान के अंदर चले गए। आधे घंटे बाद आंख खोलकर उन्होंने बताया कि इस लड़की के ऊपर जो भी कुछ किया धरा है वो एक तांत्रिक ने किया है और उसने ऐसा जादू किया है कि ये जो भी चीज़ इसके शरीर में है वो इसको उस तांत्रिक के पास ले जाकर छोड़ेगी और जब तक वो ये काम नहीं कर देती है इसके रास्ते में जो भी कोई आएगा ये उसको मार देगी। मोहसिन बोलता बाबा आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बोला कि ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम बता रहे थे, इसके पिताजी ने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए उस तांत्रिक की मदद ली होगी, लेकिन जब उस तांत्रिक ने कुछ लड़के के बारे में पता चला होगा, इसने देखा होगा, तो उसका प्लान कुछ और हो गया और उसने इस बुरी शक्ति को, उस ताकत को इसके ऊपर छोड़ दिया है और उसको ये मकसद दिया है कि कैसे भी करके इस लड़की को उस तांत्रिक के पास लेकर जाए और इसके रास्ते में जो भी कोई आए ये उसे मार दे। और अभी जो दिख रहा है सब कुछ ऐसा कैसे चल रहा है, इस ताकत का, इस आत्मा का सिर्फ एक मकसद है, इस लड़की को उस तांत्रिक के पास लेकर जाना। शायद इस लड़की के पिता को ये बात पता चल गई थी और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे वो इससे पीछा छुड़ा सके, लेकिन तुम देख पा रहे हो उसने इसके पिता को मार दिया, उन मौलवी साहब को ही मार दिया जिन्होंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था, तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है। इससे ज्यादा तुम मुझसे और क्या साबित करवाना चाहते हो। मौलवी साहब की बात सुनकर मोहसिन के होश उड़ गए, ना सिर्फ उसकी फैमिली के भी, और वो बुरी तरह घबरा गए। ऐसा कैसे हो सकता है और अगर ये इतनी ताकतवर चीज है तो हम इससे अपर्णा को कैसे मुक्त करवाएंगे। ये सब सुनकर मोहसिन के सिस्टर मोहसिन को समझाती है कि भाई तू इस लड़की को छोड़ दे, ये लड़की तेरे लिए भी जान का खतरा है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो अपर्णा से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी हालत में अपर्णा को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी बात सुनकर जो दरगाह पे मौलवी साहब थे उन्होंने उससे कहा कि बेटा वैसे तो तेरी बहन सही कह रही है, लेकिन अगर तू इस लड़की से इतना प्यार करता है तो तू एक काम कर, इसको लेकर जा, करीमगंज में एक दरगाह है, उन्होंने रास्ता बताया, एड्रेस बताया, वहाँ पर लेकर जाओ। मेरे बस की बात नहीं क्योंकि इसके अंदर जो एंटिटी है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वहाँ पर जाकर इसका इलाज हो सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने इन तीनों को ताबीज़ बना के दिए कि रास्ते में कहीं पर अपर्णा जो है वो अग्रेसिव ना हो और इनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। इनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने इनको 3 ताबीज़ बना कर कहा कि जितना जल्दी हो सकता है उस जगह पर पहुंच जाओ, वहीं पर इस लड़की का इलाज हो सकता है। किसी तरह मोहसिन के घर वाले और अपर्णा को अपने घर में रखते हैं और रात गुजारते हैं और सुबह सुबह ये करीमगंज जाने का प्लान करते हैं। पता नहीं क्यों आज अपर्णा भी बिल्कुल ठीक थी, उसके ऊपर ऐसा कोई भूत सवार नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी जो पहले की थी। और जब उसको सारी चीज़ें बताई गई, समझाई गई, तो वो बहुत दुखी हुई कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो अपने पिता को खो चुकी है, उसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो चुकी है और अब उसके प्यार की जान भी खतरे में है। तो उन्होंने बताया कि उसको करीमगंज लेकर जा रहे हैं जहाँ पर उसका इलाज हो सकता है, तो वो भी वहाँ पर चलने को तैयार हो गई। ऐसा लग रहा था कि शायद वो एंटिटी उसके शरीर को छोड़कर निकल गई है,
वो हमेशा के लिए गई है या नहीं ये तो इन्हें पता नहीं था। बहुत दिनों बाद जब उसका पोजीशन निकला था तो आज पहली बार मोहसिन को अपनी अपर्णा मिली थी। अपर्णा भी बहुत उदास थी, वो मोहसिन के गले लगती और बोलती कि चलो मुझे जल्दी से ठीक करवाओ, फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे आगे की। करीमगंज इनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, करीबन 60-70 किलोमीटर का ही रास्ता था और ये सब लोग गाड़ी में बैठकर निकल चलते हैं करीमगंज के लिए। वो आधे रास्ते में ही थे और आधे रास्ते में पहुंचे तभी अचानक से अपर्णा खड़ी हो गई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसको ऐसे सांसें लेते हुए देख मोहसिन घबरा कर उससे पूछता कि अपर्णा क्या हुआ तुम्हें, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस वो गाड़ी में एक टक देखे जा रही थी और उसके बाद तेज तेज सांसें लेती थी। जैसे ही मोहसिन उसको हाथ लगाया उसे अपने हाथ पैर फेंकना शुरू किए। मोहसिन अपर्णा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आगे उसके सिस्टर उसके जियाजी बैठे हुए थे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। इस सभी मशक्कत में पता नहीं एकदम से कैसे गाड़ी एकदम से रोड से साइड में गई और साइड में जाकर एक पेड़ से टकराकर वहां पर पलट गई और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। थोड़ी देर के बाद सबको जब होश आया तो सबको चोटें लगी हुई थी, मोहसिन के सर से भी खून बह रहा था। उसने अपनी बहन और जीजा को संभाला और गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अगर वहां पर कोई लोग थे तो सिर्फ ये 3 लोग थे। अपर्णा का कहीं नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, वो खुद भी बहुत जख्मी थे, ज़्यादा दूर चल नहीं सकते थे। किसी तरह वहाँ पर एम्बुलेंस आई, पुलिस आई। एक्सीडेंट की जब खबर पहुंची तो पुलिस को उन्होंने बताया कि उनके साथ एक लड़की और थी अपर्णा जो एक्सीडेंट के बाद से गायब है। पूरे एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन अपर्णा का कहीं नामो निशान नहीं था। उसके गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन उस दिन से लेकर आज तक का दिन है। अपर्णा का क्या हुआ, वो कहाँ गई, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद से मोहसिन को आज तक नहीं पता है कि अपर्णा जिंदा है या नहीं, वो कहाँ गई, वो कहाँ पर है। वो एक पेशेवर डॉक्टर है लेकिन वो आज भी अपर्णा का इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मोहसिन की अपर्णा कभी लौट कर आएगी या फिर अपर्णा उस तांत्रिक के पास जा चुकी है? वो तांत्रिक अपने उस जाल में सफल हो गया है, उसकी नजर अपर्णा पे पड़ी और वो अपर्णा को किसी भी हालत में हथियाना चाहता था। क्या अपर्णा उस तांत्रिक के पास उस गांव में है? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप भी मायूं के बारे में कुछ जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आपने हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं बहुत सारा मेंबरशिप ओनली कंटेंट जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।